स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, वर्णमाला। और आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस टॉपिक से हर बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। पिछली बार भी जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और इस बार जो पेपर होगा उसमें कंफर्म 100% है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे कुछ आपको यहाँ से कराई जाएंगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो है कि लगातार जो है रेगुलर वीडियोस मिलने वाली है। उसके साथ साथ आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा, आपको वहां पर 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलेंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का। उसके साथ साथ बुक लिस्ट के बारे में बात की गई है और मैंने टेलीग्राम चैनल भी जो है बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, वर्णमाला। तो आपको अच्छे से पता है पिछले क्लास में मैंने आपको जो है कि भाषा बोलियों के बारे में जो है कि पढ़ाया था और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो भाषा की सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जो है वो वर्ण या ध्वनि होती है। देखिए, अगर हम लोग भाषा को मौखिक रूप में जो है कि उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी मैं जो है कि यहाँ पर आपको जो है कि पढ़ा रहा हूं, आपको कुछ समझा रहा हूं, तो इस समय जो भाषा की सबसे छोटी इकाई हुई वो तो ध्वनि हुई, लेकिन अगर इसी ध्वनि को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वर्णों के माध्यम से, तो वर्ण जो है कि लिखित रूप में जो है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो ध्वनि या फिर वर्ण होती है, क्योंकि ध्वनि को हम जो है कि वर्णों के माध्यम से लिखते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को जो है कि मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला स्वर और दूसरा जो है व्यंजन। अगर यहाँ पर संख्या की बात करें तो कुल जो है कि 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। स्वरों की बात करें तो कुल 11 स्वर माने गए हैं और वहीं व्यंजन की बात करें तो कुल जो है कि 41 व्यंजन माने गए हैं। मैंने हर एक टाइप का जो है कि व्यंजन और स्वर यहाँ पर जो है कि लिखा हुआ है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो। मैंने पहले कहा कि मैं इतने व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को आपके सामने रखूंगा कि आप बड़े ही आसानी से इनसे नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे और सारा टॉपिक बड़े ही आसानी जो है कि वो आप याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। तो स्वर को अगर हम एक परिभाषित रूप में कहें तो स्वर क्या होता है, स्वर ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं और ध्वनि जो है बिना रुकावट से मुख से बाहर आती है तो वो क्या है, वो स्वर कहलाती है। और वहीं व्यंजन की बात करें तो स्वर के माध्यम से बोले वाले जाने वर्ण या शब्द क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि हर एक व्यंजन में आपको स्वर निश्चित मिलना है और जो स्वर अ है वो आपको हर एक व्यंजन जो है कि मिलेगा। तो व्यंजन जो है वो स्वरों के माध्यम से जो है कि उच्चारित किए जाते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर हम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ से भी जो है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं। सबसे पहले बात करें स्वर के बारे में, तो स्वर को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ मैंने कुछ और स्वर लिखे हुए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से विभाजन हुआ है वो 2 स्वर में ही हुआ है, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा हो दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें, ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का या फिर कम समय लगता है, जैसे छोटा अ, ई, छोटा उ और री। और इनकी जो कुल संख्या है वो 4 बताई गई है। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से जो है कि दुगना समय लगता है। बात करें यहाँ पर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और अ, यानी कुल मिलाकर बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो कुल 7 होती है और 7 और 4 कितना हो गए, 11। तो स्वर कितने होते हैं, 11। अब आपके मन में ये डाउट क्रिएट होगा
कि अंग अह भी तो जो है कि स्वर ही होता है, लेकिन आपके कंफ्यूजन को मैं यहाँ पर दूर कर दे रहा हूं। जो अंग और अ है वो अयोग वाह के अंतर्गत आता है, यानी कि अंग और अ का उपयोग जो है वो स्वर के रूप में होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं होता। चूंकि अंग और अ जो है वो स्वर के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हम व्यंजन भी नहीं कह सकते हैं। बात करें यहां पर अंग की, तो अंग का जो उच्चारण है वो न से किया जाता है, और अ की बात करें तो उसका उच्चारण जो है वो ह से किया जाता है। न के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ण के ऊपर बिंदु, और ह के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, विसर्ग। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। तो प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, हालांकि इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। बात करें हम जैसे ओम, तो हम जब ओम का उच्चारण करेंगे तो जो है कि उसमें जो है कि ह्रस्व स्वर से जो है कि 3 गुना समय लगता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट स्वर के बारे में, एक अनुस्वार और दूसरा है अनुनासिक। अनुस्वार स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में नाक से अधिक ध्वनि होती है, मुंह से कम, वो क्या कहलाते हैं, वो अनुस्वार कहलाते हैं। और अनुस्वार को जब हम लिखते हैं तो हम जो है वर्ण के ऊपर क्या सिर्फ और सिर्फ बिंदी लगाते हैं, और अनुस्वार का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, वो तत्सम शब्दों में होता है। इसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें अनुनासिक की, तो अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक ध्वनि, या फिर हम कह लें मुख से अधिक हवा और नाक से कम जो है कि हवा निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और अनुनासिक को हम जो है कि चंद्रकार बिंदु के रूप में जो है कि प्रदर्शित करते हैं, और इनका जो उपयोग होता है वो होता है किसमें, वो होता है तद्भव शब्दों में। ठीक है, वो कहाँ होता है, वो तद्भव शब्दों में होता है। तो उम्मीद है आपको ये सारा जो एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन की तरफ। तो मैंने पहले बताया स्वर के माध्यम से जो है कि जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन को मुख्य रूप से जो है कि 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे स्वर को मैंने बताया कि 2 भागों में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, वैसे ही जो है कि व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 मानी गई है, क से लेकर म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो अगर बात करें स्पर्श व्यंजन के परिभाषा की, तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख के किन्हीं स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब वो आपका कंठ हो सकता है, वो आपका तालव्य हो सकता है, वो आपका जो है कि ओष्ठ हो सकता है। मतलब कि स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से होते हुए मुख के किन्हीं स्थान को जो है कि वो क्या करते, स्पर्श करते, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25। और इसी स्पर्श व्यंजन में अगर हम द्विगुण को मिलाते हैं जिसमें कि ड़ और ढ होता है तो कितनी हो जाती है, 27। लेकिन द्विगुण को भी जो है कि मूल व्यंजन से अलग रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की, तो अंतःस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच के जो है कि प्रतीत होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। और इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है, य, र, ल और व। आगे बढ़ते हैं, ऊष्म व्यंजन के बारे में बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से गर्मी की अनुभूति होती है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, वो 4 होती है, श, श, स और ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के योग से जो है कि मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि छ, त्र, ज्ञ और स्र। जैसे त्र की बात करें तो ये त और र से बना हुआ है, त के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत। ठीक है, छ की बात करें तो ये क और षटकोण वाले स से मिलकर बना हुआ है,
क के नीचे हलंत और जो है कि षटकोण वाले स के नीचे भी हलंत। ठीक है, स्व की बात करें तो ये बड़ा स के नीचे हलंत और र के नीचे हलंत से मिलकर जो है कि बना हुआ है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चीजों को ध्यान से जो है कि सुनिएगा और समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगत व्यंजन के बारे में। तो आगत व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो किन्हीं दूसरे भाषाओं से लिए गए हैं, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो फारसी। तो हिंदी भाषा में हम बात करें तो सिर्फ दो आगत व्यंजन लिए गए हैं, ज और फ, यानी ज के नीचे बिंदु और फ के नीचे बिंदु, जिनकी संख्या केवल कितनी होती है, वो 2 होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्विगुण या फिर उच्छिप्त व्यंजन के बारे में। तो द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में पहले जीभ जो है वो जो है मूर्धा को स्पर्श करते हुए और झटके से जो है कि वहां से नीचे की ओर आती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम द्विगुण या फिर उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर जो है कि द्वित्व व्यंजन देखने को मिलता है। द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनमें कि एक व्यंजन का एक से अधिक बार जो है कि उपयोग किया जाता है, जैसे कच्चा, पक्का। ठीक है, यानी कि कोई व्यंजन आधा और फिर वही व्यंजन जो है कि फिर पूरा। तो कच्चा पक्का से आप समझ गए होंगे कि ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। बात करें यहाँ पर मूल व्यंजनों की संख्या की, तो जो मूल व्यंजन होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जो व्यंजन है वो मुख्य रूप से 3 भाग में विभाजित हुआ, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। तो इनको तीनों को मिलाकर अगर हम देखें तो आपका जो है कि मूल रूप से 33 व्यंजन ही होते हैं। ठीक है, अब इसी 33 में हम जो है कि संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन और द्विगुण व्यंजन जोड़ते हैं, तब जाके टोटल जो 41 होते हैं। तो 41 व्यंजन आपके और यहां से 11 स्वर मिलकर कुल होते हैं 52। तो उम्मीद है आपको ये सारा जो है कि टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम वर्गीकरण करेंगे किसका, स्वर का, उसके बाद व्यंजन का। हालांकि व्यंजन का तो वर्गीकरण लगभग हो गया है, स्वर का हम लोग क्या करेंगे, आगे वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद जो है कि लास्ट में हम लोग उच्चारण स्थान की बात करेंगे, जहां से आप लिख कर ले लीजिए एक क्वेश्चन आना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो स्वर को जो है कि इस रूप से विभाजित किया गया है। तो यहां पर पहले देखें तो मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर, जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कर दी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर जीभ के प्रयोग के आधार पर हम लोग बांटते हैं स्वरों को। तो यहां पर 3 तरीके से बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के आगे भाग का जो है कि प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अग्र स्वर। ठीक है, जिसमें ई, ए और ए होता है। ठीक है, मध्य स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा के मध्य भाग का प्रयोग होता है। तो अ उसमें अकेला है। ठीक है, अ बोलिए, देखिए वो जीवा के मध्य भाग से जो है उच्चारित हो रही है। तो पश्च स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनमें जीवा के पिछले भाग का जो है कि उपयोग किया जाता है, जिसमें कि आ, उ, ओ, औ, आ। ठीक है, तो ये आपके जो है कि यहाँ पर ये जो है ये आपके पश्च स्वर हैं और किस बेसिस पे, वो जीभ के प्रयोग के आधार पर है। आगे बढ़ते हैं तो मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर जो है कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ और संवृत का मतलब होता है जो है कि बंद हुआ। तो विवृत के आधार पर देखें तो सिर्फ आ है, क्योंकि आ में आपका जो है कि मुख द्वार जो है वो पूरी तरीके से खुलता है। अर्ध विवृत की बात करें तो अर्ध विवृत में जो है कि जो आपका मुख द्वार है वो जो है कि आधा ही जो है कि खुला होता है, यानी पूरा खुला नहीं होता, जिसमें कि अ, ए, औ और आ होता है। ठीक है, अर्ध संवृत की बात करें तो अर्ध संवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार जो है वो आधा बंद होता है। संवृत मतलब बंद होना। ठीक है, जिसमें कि ए और ओ आता है। संवृत की बात करें, संवृत का मतलब होता है बंद होना। तो संवृत स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार जो है वो बंद होते हैं। उच्चारित कीजिए आप, देखिए ई, उ, उ। तो मुख द्वार क्या है, वो बंद है। आगे बढ़ते हैं तो ओठों की स्थिति के आधार पर जो है वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है, जिसमें कि 2 भाग
पाए जाते हैं अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है वो गोलाकार नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे स्वरों क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी, जिसमें अ, आ, ई, ए। ठीक है, तो जो है कि इनके उच्चारण में जो होठ है वो जो है कि गोलाकार नहीं होते हैं। वृत्तमुखी का मतलब होता है गोलाकार होना। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठ जो है वो गोलाकार होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी, जिसमें उ, ओ, आ। ठीक है, तो इनका उच्चारण अगर आप करेंगे तो आपके जो होठ हैं वो क्या है? वो गोलाकार जरूर बनेंगे। आप खुद से जो है कि ट्राई भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो वर्गीकरण है उसमें हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर, तो यहाँ पर आपको दो भाग जो है कि मिलेंगे। एक है निरनुनासिक और दूसरा है जो है कि अनुनासिक। तो निरनुनासिक या फिर मौखिक स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जो है कि केवल मुख से किया जाता है, यानी कि जो हवा है वो सिर्फ और सिर्फ मुख से आती है, जिसमें कि अ, आ, ई आदि होते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वर मैंने पहले बताया, अनुनासिक स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें कि उच्चारण करने में मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, जैसे कि अ, आ, ई। ठीक है, तो हल्का सा जो है कि नाक का भी उपयोग जो है यहाँ पर अनुनासिक में हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम, तो घोषक तत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है कि स्वर तंत्रिकाओं में श्वास का कंपन होना। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में श्वास का कंपन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम घोषक तत्व के आधार पर विभाजित करते हैं। और आपके जानकारी बता दूं कि जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? वो सघोष होते हैं। ठीक है, सघोष। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा वर्गीकरण हुआ। अब यहां से जो है कि क्वेश्चन जो है कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो मध्य स्वर है वो क्या है? तो वो अ है। ठीक है, संवृत स्वर कौन होता है? ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से संवृत स्वर नहीं है। ठीक है, आपको ये जो है कि यहां से 3 ऑप्शन देगा और उसमें से दूसरा कोई ऑप्शन उठा के जो है कि रख देगा। तो इस तरीके से जो है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी जो है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद देखेंगे मुख के उच्चारण स्थान। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन के बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में जो है कि अच्छे से पढ़ लिया और उन संख्याओं को भी देख लिया कि इनके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। जो बाकी थे वो थे घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है अघोष व्यंजन और दूसरा होता है घोष या सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में जो है कि श्वास में कंपन नहीं होता है, उन्हें हम जो है कि अघोष व्यंजन कहते हैं। अब अघोष व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ग होते हैं वो अघोष होते हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर क वर्ग लें तो क ख हो गया। ठीक है, ट वर्ग लें तो ट और ठ हो गया। ठीक है, तो क वर्ग से लेकर प वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं। उसके साथ साथ य, र, ल, व और ह भी जो क्या आते हैं वो अघोष होते हैं। घोष या सघोष व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में जो है कि कंपन होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें घोष या सघोष व्यंजन बोलते हैं। क वर्ग से लेके प वर्ग में जो तीसरा, चौथा और पांचवा आपका वर्ण होता है वो क्या? वो घोष कहलाता है। जैसे कि अब क वर्ग लें तो यहाँ पर ग, घ और अंग। ठीक है, च वर्ग लें तो ज, झ और इय। उसके साथ साथ जो है कि आपका श, श और श होता है। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में
कम समय या फिर ये कहें कि मुख से जो है कि बहुत कम मात्रा में हवा का निकास होता है। तो हर एक वर्ग के जो है कि पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण जो है कि अल्प प्राण कहे जाते हैं। अगर हम क वर्ग लें तो यहाँ पर जो है कि क, ग और अंग आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है कि आपका य, र, ल और व हो जाएगा, ठीक है। महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से जो है अधिक मात्रा में श्वास निकलती है या फिर ये कहें कि समय लगता है, ठीक है। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग में जो है कि हर दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण कहलाता है। यानी कि अगर क वर्ग लें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ख और घ, ठीक है। अगर च वर्ग लें तो आपका हो जाएगा छ और झ, ठीक है। यानी यूं कहें जिसमें इंग्लिश वर्ड का एच आ जाए, ठीक है। अगर क आएगा तो के एच आएगा, ठीक है। घ आएगा तो आपका जो है कि जी एच आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो है कि श, श, स और जो है कि ह वो आ जाता है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो है कि इसी प्रकार से होता है। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक देख लेते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो चलिए वर्णों के उच्चारण स्थान को देख लेते हैं। और पिछली बार जो है कि इसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो आपका कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठम, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य और अनुनासिक, ठीक है। तो आपका जो है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का जो सीक्वेंस है वो इसी तरीके से है। यानी कि जो क वर्ग है यानी कि क ख ग घ अंग वो किसमें कंठ में आ जाएगा। च वर्ग है यानी कि च, छ, ज, झ, य वो आपका तालव्य में आ जाएगा। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण वो आपका जो मूर्धन में आ जाएगा। त, थ, द, ध, न आपका दंत में आ जाएगा। और प, फ, ब, भ, म आपका ओष्ठम में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कोशिश करें तो आप देखें कि अगर आप त वर्ग का उच्चारण करते हैं त, थ, द, ध, न, देखिए उसमें जो है कि दंत का उपयोग हो रहा है, ठीक है। अगर आप च का उच्चारण करें तो च, छ, ज, झ, इ उसमें जो है कि तालु का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो आप ये करके भी बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो ये तो आपके जो क से प वर्ग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ाया स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन तो आ गया, आपको अभी स्वर दिख नहीं रहा है। तो चलिए स्वरों को भी व्यवस्थित करते हैं। अगर बात करें हम अ आ की तो जो अ आ है वो आपका कंठ में आता है, ठीक है। अ आ, ठीक है, नोट करिएगा, इसी तरीके से समझिएगा भी, ठीक है। अ आ आपका जो है कि कंठ में आता है और ई आपकी जो है कि वो आती है तालव्य में, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपका जो ऊ है, ऊ आपका कहां पे आएगा, ऊ आपका आएगा जो है कि ओष्ठ में। ऊ कहिए, ऊ देखिए होठों का जो है कि उपयोग हो रहा है। तो आपका जो है ऊ कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ओष्ठम में। अब आपका बचा री, तो री जो है आपका वो आता है मूर्धन्य में, ठीक है। ऋषि वाला री उसको मूर्धन्य में रख लेते हैं। उसके बाद अब चलते हैं ए, ठीक है। तो ए जो है आपका वो आता है कंठ तालव्य में, ए, ठीक है। बचा आपका ओ औ, तो जो है ओ औ वो आपका आता है कंठोष्ठ्य में, ठीक है। तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं ओ और औ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे स्वर भी क्या हो गए, वो वर्णों के उच्चारण स्थान में क्या है, व्यवस्थित हो गए। जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप याद भी करिएगा। चलिए ये तो बात होगी स्पर्श व्यंजन की और स्वर की। अभी क्या है, अभी अंतस्म व्यंजन जो है वो बचा हुआ है। तो पहले अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो य, व, र और ल, ठीक है, ये बचते हैं। तो य का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य होता है, ठीक है। र का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य होता है। और जो आपका व का उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ्य होता है, ठीक है। और आपका जो ल का उच्चारण स्थान होता है वो आपका होता है दंत, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फिल कर देते हैं। तो आपका जो है कि अंतस्थ व्यंजन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बचा है
उष्म व्यंजन, ठीक है, जिसमें कि श श श और ह आता है, ठीक है। तो अगर हम बड़े श की बात करें तो जो आपका बड़ा श है तो वो आता है आपका कहां पर, तालव्य में, ठीक है। बड़ा श कहां आता है, बड़ा श आपका आता है जो है कि तालव्य में। जो षटकोण स होता है वो आता है आपका कहां पर, मूर्धन्य में। और जो आपका छोटा श होता है वो आता है आपका कहां पर, वो आता है आपका दंत में, ठीक है। और बचा ह, तो ह को उठा के आप तुरंत ऊपर कर दीजिए, वो कहां पे चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका जो है कि कंठ में। तो इस तरीके से ये आपकी व्यवस्थिति हुई वर्णों का उच्चारण स्थान। और अंतिम बचा आपका अनुनासिक, ठीक है। तो अनुनासिक में मुख्य रूप से आपका क्या आ जाता है, न वाले यानी अंग आ जाएगा, ठीक है, इ आ जाएगा, न आ जाएगा, ठीक है, म आ जाएगा। और उसके साथ साथ आपका जो है कि अंग भी आ जाएगा, अंग, ठीक है, और आ जाएगा आपका अण, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्थिति हुई आपके वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो उम्मीद है जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया वो तरीका आप जरूर समझ गए होंगे, और ये पूरी टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।